नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय के या किसी भी वर्णन के मोहताज नहीं हैं। उनके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। उनके सिद्धांतों को हम आज भी याद करते हैं और अमल में लाने का प्रयास करते हैं। उनकी शांतिवादी नीति किसी भी नीति पर सर्वोपरि है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ज्यादा ही प्रमुख स्थान रहा है। यदि वो ना होते तो शायद आज हमें आजादी मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता था। ये उनकी सोच, उनके सिद्धांतों का ही परिणाम था कि 1947 में हमें आजादी मिली। वास्तव में आजादी उनके द्वारा नहीं मिली, आजादी उनके सिद्धांतों के प्रभाव से मिली। उनके सिद्धांतों का प्रभाव था कि हम लोग एकजुट हो पाए। आइए उनके बारे में थोड़ा बारीक अध्ययन करने का प्रयास करें ताकि उनके सिद्धांत थोड़ा क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझ में आए। क्योंकि इन बातों को अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में अमल में ले आए तो शायद बहुत लाभ हो सकता है आज भी। आइए बात करना शुरू करें। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी, जिनका दूसरा नाम कबा गांधी भी था, वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतली बाई एक गृहिणी थी। घर में इतनी संपन्नता होने के बावजूद परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये लोग कट्टर हिंदू हुआ करते थे। इनका जन्म हुआ, ये उसके बाद ये कुछ बड़े हुए। अपने विद्यालय के जीवन में ही 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह इनके पिता ने अपने व्यापारी मित्र की पुत्री कस्तूरबा गांधी से कर दिया। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका वैवाहिक जीवन लगभग 62 वर्षों तक चला। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुणे की यरवदा जेल में उनका देहांत हुआ। इस प्रकार एक लंबी अवधि तक उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। 18 वर्ष की आयु में ये एक पुत्र के पिता बने। उसके बाद 1889 में ये इंग्लैंड चले गए। चूंकि घर में धन संपदा की कोई कमी थी नहीं, ये बहुत बड़े परिवार से आते थे, धनी संपन्न परिवार था इनका। 1889 में ये इंग्लैंड चले गए। 1891 में वो वहां से वापस आए, लगभग 3 वर्षों के बाद बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी कर कर। यहां आने के बाद बंबई और राजकोट में इन्होंने वकालत आरंभ किया और प्रयास किया कि वकालत चल जाए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। 1892 में एक अब्दुल्ला सेठ थे, जिनको लोग दादा अब्दुल्ला कहा करते थे। वो दक्षिण भारतीय मूल के थे और दक्षिण अफ्रीका में व्यापार किया करते थे। उनके व्यापार के सिलसिले में ये कोई उलझन थी उनके व्यापार में, तो एक वकील के तौर पर ये 1892 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पर अंग्रेज रंग भेद की नीति अपनाया करते थे
किसी भी सांवले या काले रंग के व्यक्ति को कि अंग्रेजों के साथ उठने बैठने या जीवन शैली में बराबरी का अधिकार नहीं था। 1893 में एक घटना घटित हुई जिसको इतिहास में मॉरिट्ज़बर्ग की घटना कहा जाता है। एक्चुअली ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे प्रथम श्रेणी के डब्बे में टिकट लेकर। उस दौरान डरबन से प्रिटोरिया के मध्य में एक अंग्रेज आया। वहां पर एक नियम था कि अंग्रेजों के साथ यात्रा करने का अधिकार काले लोगों को नहीं था, भले वह कितना भी अमीर, कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी धनी संपन्न क्यों न हो। उसने स्थानीय पुलिस वालों की सहायता से मॉरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर इनको जबरन उतार दिया। यह घटना कहीं न कहीं इनके जीवन की, या यूं कहें कि भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना से दो गई, जिसने इनके जीवन को तो नई दिशा दी ही, इसके अतिरिक्त आने वाले समय में भी उस नवनिर्मित दिशा ने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। 1893 में मॉरिट्ज़बर्ग की घटना घटित हुई। 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली और ये जुट गए कि वहां पर रंग भेद की जो नीति अपनाई जा रही थी उनका विरोध किया जाए और उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि इनका मानना था कि धरातल पर सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति विशेष को उन मनुष्यों के मध्य भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इन्होंने प्रयास आरंभ कर दिया। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। समय बीता, 1904 में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कर डाली। वहां से इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। अपनी विचारधाराओं को उसी के माध्यम से इन्होंने प्रसार वाला स्वरूप प्रदान किया और संचारित करने का प्रयास किया। समय बीता, लगभग 2 वर्षों के बाद 1906 में अंग्रेजी सरकार ने वहां पर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को पारित कर दिया और लाए। एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कुछ प्रावधान थे कि काले लोगों को, या जिसके अंतर्गत वहां के मूल निवासी भी हुआ करते थे अफ्रीका के और भारत से जो यहां से अफ्रीका जाते थे, या यूं कहें अफ्रीकन और भारतीयों को कुछ कर के रूप में कुछ पैसे अंग्रेजी सरकार को देकर एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था। पहली बात। दूसरी बात कि इस प्रमाण पत्र को हमेशा उनको अपने साथ रखना पड़ता था। नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में यथोचित कदम उठाने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को इस अधिनियम ने दे दिया था। इस अधिनियम का गांधी जी ने विरोध किया। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के विरोध में किया था। हालांकि इसकी विस्तृत व्याख्या इन्होंने 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में की थी, लेकिन प्रयोग सबसे पहले इसी एक्ट के विरोध में इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह वास्तव में समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। सब जगह आप सत्याग्रह शब्द को देखते होंगे कई जगहों पर,
लेकिन सत्याग्रह का मूल अर्थ जो गांधी जी ने दिया था, उनके शब्दों में अगर कहें तो अहिंसा को आधार बनाकर, समझने का प्रयास कीजिएगा, अहिंसा को आधार बनाकर सत्य के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई ही सत्याग्रह है। अहिंसा को आधार बनाकर सत्य की खोज में लड़ी गई अहिंसक लड़ाई ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह अवज्ञा का, शांतिपूर्ण अवज्ञा का एक माध्यम था जो जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। तो इन्होंने 1906 में इस सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग यहां पर किया। शिष्टमंडलों को इंग्लैंड भेजा। एक या दो शिष्टमंडल थे, दो प्रतिनिधि मंडलों को इन्होंने इंग्लैंड भेजा था। उसके बाद हालांकि बाद में इस अधिनियम को वापस ले लिया गया इनके प्रतिरोधों के बाद, क्योंकि इनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था कि लोग इनकी बातों पर यकीन करते थे। लोगों को इनकी बातें सच लगती थी, इनका माध्यम सच लगता था, इनकी कार्यशैली बेहतरीन लगती थी, इसलिए लोग इनके पीछे हो जाया करते थे। तो वहां भी इनको आम जनता का जन समर्थन बहुत ही बड़े व्यापक रूप में मिला इस सत्याग्रह के प्रयोग के बाद, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके, फीनिक्स आश्रम की स्थापना करके, और फीनिक्स आश्रम से इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन करके इन्होंने जन समर्थन कहीं ना कहीं प्राप्त कर लिया था, जिसका परिणाम इंडियन एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम देखने को मिला इतिहास को। 1910 ईस्वी में इन्होंने अपने जर्मन मित्र जिनका नाम कोलिन बाग था, जर्मन मित्र कोलिन बाग की सहायता से टोल्स्टॉय फर्म का निर्माण किया इन्होंने। उस टोल्स्टॉय फर्म में रहने लग गए, जहां पर इन्होंने महापुरुषों की महान ग्रंथों को काफी गहन तरीके से अध्ययन किया और उस पर चिंतन और मनन भी किए, जैसे टोल्स्टॉय के ग्रंथ, रस्किन के ग्रंथ, यहां तक कि भगवद गीता पर तो उन्होंने एक टीका भी लिखी थी। यहां से आरंभ हो चुका था इनका राजनीतिक जीवन अफ्रीका से। 1914 जाते जाते लगभग सारे काले कानून अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में समाप्त कर दिए। जब लगभग सारे कानून समाप्त कर दिए, तब फिर इनको अपने देश की याद आई और ये 1915 में भारत पहुंचे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके बाद में राजनीतिक गुरु हुए, उनके संपर्क में ये आए, जिन्होंने इनको कांग्रेस से जोड़ा। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था 1914 से ही, जो कि 1918 तक चला। आरंभ में तो ये दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर भारत की स्थिति को समझ रहे थे और अपने सिद्धांतों के आधार पर कि यदि हम लोग एक कदम आगे बढ़ाकर अंग्रेजों की सहायता करते हैं तो अंग्रेज को भी नैतिकता का ज्ञान हो जाएगा और वो हमारे साथ बेहतर व्यवहार करना आरंभ कर देंगे। इसलिए 1915 में ये जब भारत आए तो इन्होंने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं कई बार, उस समय कहा करते थे। 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की। चूंकि ये कांग्रेस से जुड़ चुके थे, 1916 में
जब मदन मोहन मालवीय साहब ने 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का रूपांतरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया, तो उस उद्घाटन समारोह में ये भी वहां गए थे और भारत में यह इनका पहला सम्मेलन था। इस प्रकार और उसके तुरंत बाद लखनऊ अधिवेशन, जिसका आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान है, उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस प्रकार भारत की राजनीति में एक महान शख्सियत का पदार्पण हुआ। वैसे तो महात्मा गांधी की जीवनी को कागज पर उतारना संभव नहीं है। हम लोग बस प्रयास करते हैं कि उनके जीवन के कुछ भाग को कागज पर या बोर्ड पर उतार दें या अपनी शैली में अपने बोलने की शैली में उतार लें, लेकिन इतनी महान शख्सियत की जीवनी को का अनुकरण करना ही बहुत हो जाता है। उनकी जीवनी तो बहुत दूर की बात है, जीवनी को कागज पर उतारना संभव है ही नहीं। अब चूंकि महात्मा गांधी का यहाँ की राजनीति में प्रवेश हो चुका था और कहीं न कहीं इस प्रवेश ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, एक नई हवा दी, एक नई गति प्रदान की। अगले अध्याय में हम लोग उन्हीं बातों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।